का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन, पिछले क्लास में हम लोगों ने मौर्य शासक वर्ग के बारे में देखा था। तो मौर्य शासक वर्ग में चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उस मौर्य साम्राज्य में प्रशासन को एक संगठित रूप दिया गया। वी कम टू नो अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन बाय अर्थशास्त्र एंड इंडिका। बोथ टू बुक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य प्रशासन की जानकारी का दो सबसे प्रमुख स्रोत है, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, जिसमें ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ओवरऑल मतलब संपूर्ण रूप से प्रशासन के बारे में जानकारी अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। जबकि स्पेशली जब पाटलिपुत्र के प्रशासन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र, इट वाज डिस्क्राइब्ड इन इंडिका। इसकी जानकारी हमें इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के द्वारा। तो हेडिंग आपकी होनी चाहिए मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन आप हेडिंग कर दीजिए। और इसमें दो तीन चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो कि मौर्य प्रशासन केंद्रीकृत प्रशासन थी, तो लिखिएगा मौर्य प्रशासन, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इसके कुछ फैक्टर हैं जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत प्रशासन था। इन मौर्यन एम्पायर देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीकृत प्रशासन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्रीकृत का मतलब क्या है? सारी शक्ति शासक के पास निहित थी। ये पावर वाज सेंट्रलाइज्ड इनटू किंग। तो राजा के अंतर्गत शासन की सारी शक्ति थी, केंद्रीकृत प्रशासन थी। यहीं पर देखिएगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन होता है गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में। आफ्टर लेटर मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल में एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन होता है। लेकिन यहां सेंट्रलाइज्ड है, सारी शक्ति केंद्र में निहित है। तो केंद्रीकृत प्रशासन पहली बात। सेकेंड वन लिखिएगा, मौर्य प्रशासन में एकीकृत नौकरशाही थी। ब्यूरोक्रेसी वॉज इंटीग्रेटेड इन इंटीग्रेटेड फॉर्म। ब्यूरोक्रेसी वॉज इन इंटीग्रेटेड फॉर्म इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य प्रशासन में एकीकृत नौकरशाही थी, एकीकृत नौकरशाही थी। इंटीग्रेटेड ब्यूरोक्रेसी, इंटीग्रेटेड ब्यूरोक्रेसी। अगर एक कांस्टेबल को रिपोर्ट करना होगा तो सीधे आईजी साहब के पास नहीं जाएगा, आईजी साहब डॉट के भगा देंगे। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पास जाएगा, हेड कांस्टेबल जो है वो हवलदार के पास जाएगा, वहां से जो है एसआई के पास जाएंगे, एसआई से फिर जाके इंस्पेक्टर तक, और धीरे धीरे एसपी से होते हुए डीआईजी से, आईजी से होते हुए डीआईजी तक जो स्थिति है, जो जाती है। तो कुछ इसी तरह से, मतलब कहने का अर्थ है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। तो ऊपर में सेंटर में पावर है और नीचे धीरे धीरे करके, यानी कि जब हम लोग एकीकृत की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से संरचना बनती है, पिरामिड की तरह। और सबसे हेड में जो होता है ऊपर किंग होता है। तो किंग के पास सारा पावर, होम मिनिस्टर के पास, उसके बाद प्रधानमंत्री के पास। जो आज जो सिस्टम हम देखते हैं ये आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में था। तो मौर्य साम्राज्य में एकीकृत नौकरशाही थी। और साथ ही साथ आज क्या होता है, किसी को भी पदाधिकारी नहीं बना दिया जाता है, उसके लिए एग्जामिनेशन होता है। और ये चीज वहां भी होती थी, लेकिन वहां तरीका दूसरा था। और वही तरीका मुझे लगता है कि आज लानी चाहिए, क्योंकि वहां क्या होता था, उपधा परीक्षण, यानी कि ये चरित्र की जांच होती थी, कि चरित्र कैरेक्टर की जांच होती थी। तो कैरेक्टर की जांच, तो अब ज्यादा लोग हो गए तो सबके चरित्र की जांच करना मुश्किल है। तो पहले देख लिए टैलेंटेड कौन है, फिर उसके कैरेक्टर का टेस्ट होता है। इसीलिए देखते नहीं है ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन में मतलब क्या होगा, उपधा परीक्षण। तो उपधा परीक्षण का कॉन्सेप्ट था। तो लिखिएगा, नौकरशाही में शामिल होने के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, टू बी अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का भाग होने के लिए, नौकरशाही का भाग होने के लिए उपधा परीक्षण से गुजरना पड़ता था। देयर वाज अ प्रोसेस उपधा परीक्षण, विच वाज कॉल्ड उपधा परीक्षण। ठीक है,
बोले दीजिए, ठीक है। हाँ, बीच में मत बोलिए, उससे डिस्टर्बेंस होती है। तो उपधा परीक्षण, उपधा देयर वाज अ प्रोसेस दैट वाज कॉल्ड उपधा परीक्षण, दैट मींस टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर टेस्ट जो है वो उपधा परीक्षण है। तो उपधा परीक्षण टर्म वाज यूज्ड इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन टू बी अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही का भाग होने के लिए, नौकरशाही का भाग होने के लिए उपधा परीक्षण से गुजरना पड़ता था। और आज भी हम लोग देखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क होते हैं। तो उसी तरह से क्या किया गया था, डिवीजन किया गया था, वर्क का डिवीजन किया गया था, कार्य का विभाजन किया गया था। और इसके लिए शीर्षस्थ अधिकारियों को नियुक्ति की गई थी। जो शीर्षस्थ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, तो अपर मोस्ट जो ऑफिशियल्स वेर अपॉइंटेड, तो अपर मोस्ट ऑफिशियल्स को बोला जाता था तीर्थ। जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उनके लिए तीर्थ शब्द का प्रयोग किया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी को इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन अपर मोस्ट ऑफिशियल्स वेर कॉल्ड तीर्थ। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी को, शीर्षस्थ, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा गया। अपर मोस्ट ऑफिशियल्स वेर कॉल्ड तीर्थ। इनकी संख्या 18 थी। देयर वेर 18 तीर्था, देयर वेर 18 तीर्था। तो अपर मोस्ट ऑफिशियल्स वेर कॉल्ड तीर्थ। शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ कहा गया। तीर्थ की संख्या 18 थी। इन्हीं 18 में ये कुछ प्रमुख की चर्चा यहां की जा रही है। इसमें से समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, व्यवहारिक और प्रशासता, ये प्रमुख हैं, मतलब जहां से प्रश्न पूछे जाते रहे। और उसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस बैंक आप लोग देखते हैं, घटना चक्र वाली जो क्वेश्चन बैंक एक्सप्लेनेशन के साथ में है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं जो भी पढ़ाता हूं तो जाकर के एक बार उसके थ्रू हो लीजिए तो आसान लगेगा, तब समझ में आएगा कि कहां से पूछा जा रहा है। अदरवाइज क्या होता है ना, कई चीज जब आपका बैकग्राउंड इतिहास का होता है तो आलतू फालतू चीजें भी आप पढ़ लेते हैं, तो वो आपके क्रम की नहीं है। तो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं जाकर के आप अगर बुक्स में देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक में स्पेशली जो घटना चक्र वाली जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आप देख लेंगे तो समझ में आएंगी कि हाँ चीजें कहां से पूछी जा रही हैं। जब आपने ये सीख लिया ना क्वेश्चन क्या पूछा जाना है तो आसान हो जाता है। और इसीलिए मौर्य साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं। और मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य पहला साम्राज्य बना था भारतीय उपमहाद्वीप में, और वो मगध क्षेत्र में बना था। तो अक्सर हर बार यहां से क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो चूंकि 30-40 क्वेश्चन तक इतिहास से पूछे जाने की संभावना रहती है, तो 30-40, कभी कभी ये होता है कि 20-25 दे दिया, अदरवाइज 30 से 40 क्वेश्चन रहते हैं। और उसमें एंशिएंट और मॉडर्न का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और एंशिएंट में फिर देखना कि कहां से पढ़ना है। जैसे हड़प्पा काल पढ़ लिए, फिर उसका वैदिक काल पढ़ लिए, तो वैदिक काल से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मौर्य काल। एंशिएंट में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जब गुप्ता पीरियड आता है तो गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा गया। तो उसका फिर सांस्कृतिक पक्ष जो है वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, कल्चरल पार्ट अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों गोल्डन पीरियड कहा जाता है? तो ये कुछ सेक्शन है एंशिएंट इंडिया में जिस पर आप फोकस करेंगे तो आसानी से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो एक तो हो गया क्या, मौर्य प्रशासन की विशेषता क्या हो गई कि केंद्रीकृत प्रशासन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एकीकृत नौकरशाही, इंटीग्रेटेड ब्यूरोक्रेसी, देन उपधा परीक्षण वाज अ प्रोसेस, उपधा परीक्षण इसका नौकरशाही में शामिल होने का जो तरीका ये का आधार था। और उसके बाद तीर्थ है, 18 तीर्थ के अतिरिक्त 27 अध्यक्ष भी होते थे टू हेल्प। देखते हैं ना हर जगह असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये चीजें यहां भी है। 18 तीर्थ के अतिरिक्त वो हर डिपार्टमेंट में था, कुछ डिपार्टमेंट में एक से अधिक है, इसलिए यहां पर 27 अध्यक्ष हैं। तो 18 तीर्थ के अतिरिक्त 27 अध्यक्ष भी हैं। तो लिखिएगा मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थ के अतिरिक्त, इन एडिशन अदर देन 18 तीर्था देयर वेयर 27 अध्यक्ष। तो 27 अध्यक्ष भी होते थे। 18 तीर्थ के अतिरिक्त 27 अध्यक्ष भी होते थे।
अध्यक्ष में देखिएगा कुछ कुछ, जैसे लवणा अध्यक्ष है, सीता अध्यक्ष है, ये सब काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, सीता टर्म एक आया था, पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है, सीता। तो सीता टर्म जो है ना भूमि से संबंधित है, स्पेशली राजकीय भूमि से संबंधित है। जो गवर्नमेंट का जो लैंड है ना, तो वो एरिया को सीता भूमि कहा जाता था। मतलब ऐसे भी आप लोगों को पता है ना, राजा जनक के ये में खेत में बोला जाता है, उसमें हल जब चलाया गया तो हल की नाली के में जो सीता का जो जन्म होता है, कुछ इस तरह की कहानी है। तो वो इसी संदर्भ में है, राजकीय भूमि से संबंधित। सीता टर्म का अर्थ होता है हल की नालियां होता है या फिर राजकीय भूमि होती है, और इसीलिए राजकीय भूमि का संरक्षण करने वाले जो अध्यक्ष होते थे उसको सीता अध्यक्ष कहा जाता था, सीता अध्यक्ष। और एक चीज और याद रखिएगा कि मौर्य प्रशासन में एक गणिकाएं मतलब जो वेश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं थी, इनको भी जो एक तरह से स्पाइस के रूप में, मतलब कि ये जासूस के रूप में इनको भी डेवलप किया गया था। और इसीलिए गणिकाओं को यानी इनको एक व्यवस्थित रूप दिया गया था, और इसके भी अध्यक्ष होते थे, गणिकाध्यक्ष कहलाते थे। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में चीजों को संगठित रूप दिया गया, व्यवस्थित रूप दिया गया, और इसी में 27 अध्यक्ष। इसमें से तो लिखिएगा 18 तीर्थ में कुछ प्रमुख हैं। सम इंपॉर्टेंट्स आर इन 18 तीर्थ। नोट्स आप लोग को मिल चुका है, और नोट्स में एक एक चीजें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। तो आप जाकर के क्लास करने के बाद फिर से एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, या जो भी प्रैक्टिस सेट चलता है यहाँ पर, जो क्लास टेस्ट होती है, उसको जाकर के नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइटेड कर लीजिए, वो बहुत काम आएगा आपके। और डेली प्रैक्टिस होती है, आज भी फिर होगी, तो उसको भी हम लोग जो है, तो जो फॉरेन अटैक हुए हैं, अशोकाज एडिक्ट हैं, उस पर आज होगा। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगी वो मौर्यन रूलर्स, और मौर्यन रूलर्स के साथ साथ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो दोनों से रिलेटेड लगभग 50-52 क्वेश्चन वहां से हैं। तो मौर्य साम्राज्य से लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं। ये प्रैक्टिस वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके काम का है, उस पर जितना बार आप देख लें वो बेहतर रहेगा, और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर रिवीजन लेस कंफ्यूजन। तो रिवीजन जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए। अदरवाइज क्या है, मौर्य साम्राज्य तो आप लोग पढ़े हुए कि मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का उद्भव चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हुए। तो फैक्ट तो आपको पता ही है, उस फैक्ट को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए तो यहां याद रखेंगे 18 तीर्थ को याद करना बेवकूफी है। इसमें से ये 5 हैं जो आपके अधिक काम के हैं, और इस 5 में तो लिख लीजिएगा कि क्या लिखे, 18 तीर्थ में प्रमुख है, सम इंपॉर्टेंट आर। तो नंबर 1 लिखिएगा समाहर्ता, फर्स्ट वन समाहर्ता। समाहर्ता किसको बोला जाता था, कर संग्रह करता, टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर, कलेक्टर का काम ही है टैक्स कलेक्टर। अब वही है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डीएम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, डीसी भी बोलते हैं। तो ये समाहर्ता, समाहर्ता का जो कॉन्सेप्ट आया ये यहीं से आया है। तो समाहर्ता क्या हो गया, कर संग्रह करता, कर संग्रह करता, कर संग्रह करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट लिखिएगा सन्निधाता, सेकेंड वन सन्निधाता। ये ट्रेजरी ऑफिसर होते थे, कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष होते थे, यानी कि कर संग्रह करता हो गया, कर संग्रह करता, ये समाहर्ता, समाहर्ता कर संग्रह करता। उसके बाद सन्निधाता, तो सन्निधाता हो गया कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा में लिखिएगा प्रदेष्टा। प्रदेष्टा कौन होते थे, तो ये होते थे कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश। कंटक शोधन, कंटक शोधन मतलब कि जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट वाज कॉल्ड कंटक शोधन। कंटक शोधन शब्द का प्रयोग किया गया था फौजदारी न्यायालय के लिए। तो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, तो प्रदेष्टा कौन हो गया, कंटक शोधन न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश। तो प्रदेष्टा, तो जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट वाज कॉल्ड कंटक शोधन। क्रिमिनल कोर्ट के लिए कंटक शोधन शब्द का प्रयोग किया गया।
फौजदारी न्यायालय के लिए कंटक शोधन शब्द का प्रयोग किया गया। तो कंटक शोधन न्यायालय का मतलब हो गया फौजदारी न्यायालय। और उसी तरह से व्यवहारिक लिखेंगे, फोर्थ वन व्यवहारिक। तो व्यवहारिक क्या है? धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश, धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश। धर्मस्थीय न्यायालय दैट मीन सिविल कोर्ट, यानी कि दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश। तो जज ऑफ व्यवहारिक, ही वॉज द जज ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट वॉज कॉल्ड धर्मस्थीय कोर्ट, धर्मस्थीय। तो सिविल कोर्ट, तो दीवानी न्यायालय के लिए धर्मस्थीय शब्द का प्रयोग किया गया। फौजदारी न्यायालय के लिए कंटक शोधन शब्द का प्रयोग किया गया। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिष्ठा हो गए और दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश व्यवहारिक हो गए। इसके अलावा राजकीय आज्ञाओं को, घोषणा पत्र को, जो अनाउंसमेंट होता था किंग का, उसको स्क्रिप्ट में डालने का काम करते थे प्रशासता, लिपिबद्ध करने का कार्य करते थे प्रशासता। तो प्रशासता क्या थे? तो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, ऑफिशियल हो, गिव स्क्रिप्ट फॉर्म द ये अनाउंसमेंट ऑफ किंग, अनाउंसमेंट ऑफ किंग, ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो लिखिएगा कि प्रशासता कौन हो गए? तो प्रशासता हो गए राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। क्लियर? तो हाँ, पत्राचार विभाग का अध्यक्ष भी बोला जा सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, वो पूरा दिया हुआ है। अंतर्वसिक जो होता था वो अंगरक्षक, यानी कि जो राजमहल के जो अधिकारी होते थे उसको अंतर्वसिक कहा जाता था। अंतपाल हो गया, अंत मतलब अंत सीमा के पर जो रहता था, बॉर्डर के एरिया में जो रहता था तो अंतपाल कहलाता था। द्वारपाल भी होते थे। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकारी, 18 अधिकारी हैं। तो 18 को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने से काम बन जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में अगर 2-4 दिया रहेगा तो उसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन संगठित रूप में है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में था, तो इसमें क्या किया गया कि इसमें साम्राज्य को बांटा गया था प्रांतों में। साम्राज्य, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। प्रांत को बांटा गया था जिला में। तो प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और जिला को ग्राम समूह में बांटा गया था, ग्राम समूह में। और सबसे निचली इकाई ग्राम होती थी। विलेजेस वेयर द, ठीक है, इनिशियल यूनिट, पॉलिटिकल यूनिट। तो आरंभिक जो राजनीतिक इकाई होती थी गांव होती थी। तो गांव से साम्राज्य तक का विकास था, यानी कि एम्पायर, होल कॉन्सेप्ट में ये जो है एम्पायर है। और इस एम्पायर को प्रोविंस में बांटा गया था, प्रोविंसेस। चक्र, टर्म वेर यूज्ड फॉर प्रोविंसेस। प्रांत के लिए चक्र शब्द का प्रयोग किया गया, देयर वर 5 प्रोविंसेस, 5 चक्र थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राच्य या मध्य देश और कलिंग राष्ट्र, कलिंग देश। तो ये 5 प्रांत थे। देयर वर 5 चक्रा, तो 5 चक्र थे, 5 प्रांत थे, जिसमें कि उत्तरापथ, इसको मैप में भी दिखा दूंगा, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? कैपिटल ऑफ उत्तरापथ दैट वाज तक्षशिला। दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र का उज्जैन, उसके बाद प्राच्य या मध्य देश जो था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और इसके बाद एक था कलिंग राष्ट्र की राजधानी थी तोसली। तो देयर वर 5 प्रोविंसेस इन विच कलिंगा वाज इंक्लूडेड बाय अशोका, जिसमें कलिंग को अशोक के द्वारा जोड़ा गया था। 4 वेयर फ्रॉम द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो 4 जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के काल से थे, इसमें 5वां को जोड़ा गया था अशोक के द्वारा। और इसके बाद जिला होता था, डिस्ट्रिक्ट होता था। डिस्ट्रिक्ट के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया गया, आहार शब्द का प्रयोग किया गया। आहार या विषय, विषय का हेड जो होते थे विषयपति होते थे। तो आहार एंड विषय वेयर कॉल्ड, डिस्ट्रिक्ट वेयर कॉल्ड आहार एंड विषय इन द मौर्यन पीरियड। तो मौर्य काल में डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिला के लिए आहार और विषय शब्द का प्रयोग किया गया।
और ग्राम समूह जो होते थे ये ग्रुप ऑफ विलेजेज जो होते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेज। तो अलग अलग प्रकार के ढेर सारे ग्रुप ऑफ विलेजेज हैं। जब ग्रुप ऑफ विलेजेज की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ विलेजेज में सबसे नीचे जो होता था वो संग्रहण होता था, 100 गांव का समूह, ग्रुप ऑफ 100 विलेजेज दे कॉल्ड संग्रहण। उसके बाद 400 के कहलाते थे खारवटिक, खारवटिक था या तो हाँ खारवटिक, ठीक है। तो खारवटिक टर्म वेर यूज्ड फॉर 200 ग्रुप ऑफ 200 विलेजेज। देन द्रोणमुख जो होते थे वो ग्रुप ऑफ 800, ग्रुप ऑफ 400, ग्रुप ऑफ 100 विलेजेज, 100 गांव का समूह संग्रहण, 200 गांव का समूह खारवटिक, 400 गांव का समूह द्रोणमुख, उसके बाद जो है 800 गांव का समूह स्थानीय। इसके अलावा आप देखेंगे कि मॉडर्न मतलब कंटेम्प्रेरी बुक्स में 10,000 गांव के समूह की भी चर्चा मिलती है, जिसके लिए मंतव टर्म वाज यूज्ड, मंतव शब्द का प्रयोग किया गया, मंतव शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे निचली इकाई जो थी वो क्या थी, विलेजेज, ग्राम थी। हालांकि विलेजेज की जगह पर आप ग्राम टर्म भी यूज कर सकते हैं। जो सबसे इनिशियल जो यूनिट है वो ग्राम है। ग्राम समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेज, ग्राम समूह में अनेक ग्राम समूह थे, जिसमें कि प्रमुख है 100 गांव के समूह को ग्रुप ऑफ 100 विलेजेज, इट वाज कॉल्ड संग्रहण। ग्रुप ऑफ 200 विलेजेज, इट वाज कॉल्ड खारवटिक। ग्रुप ऑफ 400 विलेजेज द्रोणमुख एंड ग्रुप ऑफ 800 विलेजेज स्थानीय। तो स्थानीय या स्थानिक शब्द का प्रयोग किया गया। तो 100 गांव के समूह को संग्रहण कहा गया, 200 गांव के समूह को खारवटिक कहा गया, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहा गया और 800 गांव के समूह को स्थानीय। और कहीं कहीं पर मंतव शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है 10,000 गांव का समूह, ग्रुप ऑफ 10,000 विलेजेज। क्लियर। तो मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राच्य और कलिंग। प्राच्य को ही मध्य देश भी कहते हैं, प्राच्य को ही मध्य देश भी कहा जाता है, मध्य देश प्राच्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस पे हम लोग अभी फिर आएंगे, पिक्चर के साथ देख लेंगे। तो साम्राज्य, एम्पायर मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। 5वां प्रांत कलिंग अशोक के द्वारा जोड़ा गया था। प्रांतों को जिला में बांटा गया था। जिला के लिए आहार और विशेष शब्द का प्रयोग किया गया। ग्राम समूह, जिला के नीचे ग्राम समूह होते थे, ग्रुप ऑफ विलेजेज होते थे। अलग अलग ग्रुप ऑफ विलेजेज है। ग्रुप ऑफ 100 विलेजेज, 100 गांव के समूह को संग्रहण कहा गया, 200 गांव के समूह को खारवटिक कहा गया, 400 गांव के समूह को द्रोणमुख कहा गया और 800 गांव के समूह को स्थानीय कहा गया। और सबसे निचले स्तर पर ग्राम होती थी। क्लियर, लिख लिया, दिमाग बैठ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे यहाँ पर इसी चीज को प्रशासनिक इकाई हम लोगों ने किया, प्रांत, चक्र, आहार विषय या जिला, और इसके बाद ग्राम समूह और उसके बाद ग्राम। इसी में है ग्राम समूह अलग अलग है, स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण। और इसके बाद नगर प्रशासन की चर्चा की गई है मेगास्थनीज के इंडिका में, उस पर भी हम लोग देखेंगे। स्पेशली 2 अधिकारी की चर्चा मेगास्थनीज करता है। एक नगर कमिश्नर के रूप में, नगर कमिश्नर के रूप में एरिस्टोनोमोई शब्द का प्रयोग किया गया, और जिला अधिकारी के रूप में जो सड़क निर्माण करता था एग्रोनोमोई शब्द का प्रयोग किया गया। तो वो हम लोग देखेंगे नगर प्रशासन। और ऐसे भी प्रशासन को संचालित करने के लिए 2 लेवल पर, एक प्रशासन और दूसरा आप देखेंगे सैन्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन और सैन्य प्रशासन दोनों को चलाने के लिए 30 सदस्यों वाली एक परिषद होती थी। अ काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ 30 मेंबर्स, जिसको कि 5 के 6 समितियों में बांटा गया था। 5 मेंबर्स होते थे, 6 समितियां होती थी, और 6 समितियां मिलकर के 30 मेंबर्स की जो काउंसिल होती थी वही एडमिनिस्ट्रेशन को जो एग्जीक्यूट करती थी, तो वही प्रशासन को संचालित करती थी। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट एक बार देख लिया जाए कि जो प्रांत कौन कौन से हैं। प्रांत तो मौर्य काल में 5 प्रमुख प्रांत है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, ये तक्षशिला ऐसे भी दिया था, TAXILA, हाँ तक्षशिला ऐसे तक्षशिला शब्द का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, लेकिन तक्षशिला होता है, तक्षशिला। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी
ये मालवा वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, इसकी राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन थी। दक्षिणापथ की राजधानी, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी थी। स्वर्णगिरी कैपिटल ऑफ दक्षिणापथ। तो इसके बाद कलिंग की राजधानी तोसली, तोसली कलिंग की राजधानी तोसली। और प्राच्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो है प्राच्य देश की राजधानी। तो ये 5 थे। इसमें से मैंने बताया भी कि कलिंग जो है वो बाद में जोड़ा गया था, कलिंग को बाद में इंक्लूड किया गया था। और ऐसे जो है एकदम याद कर लेना, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, और अवंती राष्ट्र उज्जैन, प्राच्य या मध्य देश पाटलिपुत्र, और कलिंग राष्ट्र तोसली। तो ये 5 प्रांत थे। और कहीं कहीं ट्रिक दिया रहता, तब तो असुर करके, तब तो असुर, त से तक्षशिला, प से पाटलिपुत्र, तो से तोसली, और से अवंतिका या अवंती राष्ट्र उज्जैनी है, असुर से स्वर्णगिरी। तो अलग अलग तरीके से मैं ट्रिक पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, कारण कि ऐसे जो सामान्य तरीके से जो आप याद करेंगे वो लंबे समय तक याद रहता है। ट्रिक आप ठीक एग्जाम के समय भूल सकते हैं। तो इसलिए ट्रिक से ज्यादा है कि इसको मैप में समझ लिया जाए। ये उत्तरापथ है, ये दक्षिणापथ है, ये प्राच्य देश है, और कलिंग। ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं प्रशासन से संबंधित अन्य तथ्यों को। और प्रशासन के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले नगर प्रशासन की बात करते हैं। नगर प्रशासन में तो जैसा कि मैंने बताया कि ये नगर प्रशासन, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। तो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक काउंसिल होती थी, देयर वाज अ काउंसिल। तो इसको आप लिख लेंगे, नगर प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक परिषद में निहित थी। नगर प्रशासन एक 30 सदस्यों वाली एक परिषद में निहित थी। टाउन administration was in the hand of a council of 30 members, was in the hand of a council of 30 members। तो नगर प्रशासन मौर्य प्रशासन में, मौर्य काल में नगर प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक परिषद में निहित थी। डिटेल से, मटेरियल में डिटेल से मैंने मेन पॉइंट को यहां कलेक्ट किया है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। और उसके बाद इसमें भी जो 30 मेंबर है, जो 30 सदस्यों वाली परिषद है, दैट काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज। दैट काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज। तो इस परिषद को लिखिए, इस परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। इस परिषद को 6 समितियों में विभाजित किया गया था। दिस काउंसिल वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटीज। ईच कमिटी हैड 5 मेंबर्स। तो प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, 5 सदस्य होते थे। और ये क्या क्या काम करते थे ये देखिए, एक प्रशासन है, ये नगर प्रशासन कर रहे हैं। एक सैन्य प्रशासन करेंगे तो अलग अलग, पैदल सैनिक है, हस्ती सेना है, तो वो नेक्स्ट देखेंगे। यहां पर देखिएगा कि नगर प्रशासन जो पहला जो समिति क्या करता था, उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण, सुपरविजन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, सुपरविजन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट। तो उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण। नेक्स्ट क्या है, विदेशियों की सुरक्षा, तो सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स, सिक्योरिटी एंड केयर ऑफ फॉरेनर्स, तो विदेशियों की सुरक्षा। जन्म मरण का हिसाब किताब रखते थे। तो यहां पर क्या किया जाता था कि बर्थ और डेथ का जो कैलकुलेशन किया जाता था, उसका मेजरमेंट, मतलब उसका कैलकुलेट करके रखते थे, कैलकुलेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। देन टेक केयर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करते थे। फिर यहां पर रेगुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड गुड्स, तो निर्मित वस्तुओं की बिक्री का नियमन, रेगुलेशन ऑफ सेलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टेड गुड्स, तो निर्मित वस्तुओं की बिक्री का नियमन करते थे। और बिक्री कर वसूली से संबंधित एक परिषद होती थी जो सेल टैक्स कलेक्शन करते थे, सेल टैक्स कलेक्शन करते थे। तो अलग अलग समितियां होती थी, ये याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 6 समितियां होती थी, वो अधिक महत्वपूर्ण है।
जो छह समितियां होती थी, जिसको किस में बांटा गया था, मतलब कि छह समितियां करके, हाँ 5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी, यानी कुल 30 मेंबर होते थे। ये लास्ट का जो 3 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वाज एक्सप्लेन्ड ब्रॉडली इन द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। अब क्वेश्चन आएगा कि मौर्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा कहां मिलती है, तो अर्थशास्त्र में। मौर्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा कहां मिलती है, अर्थशास्त्र में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा, पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा तब आएगा इंडिका। वही जो मैं बोलता हूं नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, जैसे खुदा लिखा जाता है वैसे जुदा लिखा जाता है, फर्क सिर्फ बिंदु का है। उधर ऊपर नुक्ता दिए तो खुदा और नीचे वही दे दिए तो जुदा। तो वही चीज है कि अगर पाटलिपुत्र का प्रशासन दे रहा है इंडिका, और अगर वही दे रहा है मौर्य प्रशासन, तो अर्थशास्त्र। तो इन अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज डिस्क्राइब्ड ब्रॉडली। तो अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई है। व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र वाज डिस्क्राइब्ड ब्रॉडली इन इंडिका, जबकि पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा कहां की गई है, विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज के इंडिका में। मेगास्थनीज ने नगर कमिश्नर के लिए, फॉर नगर टाउन कमिश्नर, एरिस्टोनेमोई वर्ड वाज यूज्ड बाय मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने नगर कमिश्नर के लिए एरिस्टोनोमोई शब्द का प्रयोग किया। एरिस्टोनोमोई शब्द, तो एरिस्टोनोमोई वाज ऑफिशियल डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज, ही वाज द टाउन कमिश्नर। तो वो नगर कमिश्नर होता था, क्लियर। एरिस्टोनोमोई नगर कमिश्नर होता था, और एग्रोनोमोई क्या होते थे, जिला अधिकारी होते थे, जो रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। तो मेगास्थनीज ने सड़क निर्माण कार्य से संबंधित जिला अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा। एग्रोनोमोई वाज द ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल रिलेटेड टू रोड कंस्ट्रक्शन। तो सड़क कार्य से संबंधित अधिकारी के लिए एग्रोनोमोई शब्द का प्रयोग किया गया। तो एग्रोनोमोई जिला अधिकारी, सड़क निर्माण से संबंधित, एरिस्टोनोमोई नगर कमिश्नर, और इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की विस्तृत चर्चा की है, क्लियर। इतने पॉइंट याद रखना है। तो 4 पॉइंट ये आप लोग को याद रखना है। एक तो कि एक परिषद में नगर प्रशासन निहित थी। यह परिषद 30 सदस्यों वाली होती थी, जिसे 6 समितियों में बांटा गया। उसके बाद पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा इंडिका में की गई है। एरिस्टोनोमोई नगर कमिश्नर होता था, एग्रोनोमोई जिलाधिकारी, जो सड़क निर्माण कार्य से संबंधित होता था, क्लियर। हटा दिया जाए, लिख लिए तो, हाँ ठीक है। तो मेनली यहां पर ये पॉइंट्स को रखना है। एक तो क्या, नगर प्रशासन 30 सदस्यों वाली एक परिषद में निहित थी। परिषद काउंसिल कितने कमेटी में बटा हुआ था, 6 कमेटी में बटा हुआ था। 6 कमेटी में 5-5 मेंबर होते थे, 5-5 मेंबर होते थे। और इसका कार्य क्या क्या था, उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण, विदेशियों की सुरक्षा और देखरेख, जन मरण का हिसाब किताब, वाणिज्य व्यापार की देखरेख, निर्मित वस्तुओं की बिक्री का नियमन और बिक्री कर वसूली। तो इससे संबंधित 6 समितियां होती थी, और हर समिति में क्या होता था, 5-5 मेंबर होते थे, और कुल 30 सदस्यों वाली काउंसिल होती थी, जो प्रशासन को संचालित करती थी। और लास्ट में 3 पॉइंट मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की चर्चा कहां मिलती है, इंडिका में। और तब वही एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि मौर्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा अर्थशास्त्र में मिलती है। मेगास्थनीज ने नगर कमिश्नर के लिए एरिस्टोनोमोई शब्द का प्रयोग किया, और जिलाधिकारी के लिए एग्रोनोमोई शब्द का प्रयोग किया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य मतलब हो गया, हाँ, मौर्य साम्राज्य का नहीं, मौर्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा मतलब कि सबसे ज्यादा। देखिए ओवरऑल तो दोनों बुक है ना। अगर ई ऑप्शन के साथ रहता है और तब क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य प्रशासन की चर्चा कहां प्राप्त होती है, तो उसमें तब दोनों देंगे।
4 ऑप्शन वाले में वो केवल पाटलिपुत्र के लिए इंडिका होगा। हाँ नहीं, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तब ये चीज है कि मौर्य प्रशासन की चर्चा कहां मिलती है तो वहां दोनों हो जाएगा। हाँ 4 ऑप्शन रहता है तो उस केस में केवल ये रहेगा। हाँ लेकिन वहीं पर पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा है और यहाँ ये विशेष रूप से पूछ दे रहा है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन की विस्तृत चर्चा कहां की गई है, तो ये तो इंडिका ही देंगे क्योंकि जो अर्थशास्त्र में विस्तृत रूप से नहीं दिया गया पाटलिपुत्र के लिए, ओवरऑल के लिए दिया गया। हाँ तो वही बात मैं बोल रहा हूं, वही तो बता रहा हूं कि पहली बात अगर मौर्य प्रशासन से प्रश्न अच्छा है तो दोनों होगा, इंडिका भी होगा, अर्थशास्त्र भी होगा। लेकिन पाटलिपुत्र का प्रशासन दे रहा है तो इंडिका होगा, केवल इंडिका होगा। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर जो प्रणाली, तो गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? हाँ, स्पाई सिस्टम। तो स्पाई सिस्टम जो था यहां पर बहुत ही डेवलप्ड था। हालांकि इसके बाद आप स्पाई सिस्टम सबसे ज्यादा डेवलप देखते हैं किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में तो स्पाई जो होते थे वो इतने एक्टिव होते थे, मतलब कहने का था कि उसका इतना जबरदस्त था कि कौन जासूस है, कौन गुप्तचर है, कहना मुश्किल हो जाता था। लोग आपस में बात करने से डरते थे क्योंकि पता है कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने जाता था अलाउद्दीन के समय में तो क्या होता था, उस व्यक्ति के बारे में वो जानकारी लेकर के तब मिलता था। अब मिलते के साथ उसमें 2-3 बात बोल देता था कि आप कल तो यहां थे, आपने ये काम किया। अब वो आश्चर्य करता था कि कैसे जानकारी हो गई सुल्तान को। तो इस तरह से क्या था ना कि और किसी भी शासन को मजबूत करने के लिए गुप्तचर प्रणाली का मजबूत होना जरूरी है ताकि राज्य की खबरों से परिचित होते रहे। तो इसमें देखिए हमारे प्रशासन में 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्पाई इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वन संस्था एंड सेकेंड वन संचारा। तो 2 है, एक तो संस्था है, दूसरा संचारा है। संस्था दैट मीन्स कि दे वर परमानेंट, वो अस्थाई होते थे। मतलब इनका जो है सो एक ऑफिस होता था, परमानेंट ऑफिस होता था, अस्थाई कार्यालय होता था, तो ये संस्था कहलाते थे। दैट मीन्स कि इसके बारे में लोगों को जानकारी होती थी। और दूसरा होता था संचारा, जैसा कि वहां देखिएगा, वहां एक है बरीद, एक मुनहियान। जो अलाउद्दीन खिलजी के काल में जाइएगा तो बरीद और मुनहियान होते थे। तो बरीद संचारा संस्था टाइप के होते थे, अस्थायी रूप से काम करते थे। मुनहियान होते थे वो पर्सनल होते थे। तो पर्सनल होते थे तो इसी तरह से संचारा घूम करके, तो जो मूव करने वाले थे, मूव करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, दे वर कॉल्ड संचारा। और जो अस्थायी रूप से कार्यालय बना करके रहते थे तो वो संस्था। और यही संचारा संस्था को सूचना देते थे और उस सूचना को इकट्ठा करके राजा तक पहुंचाया जाता था गुप्तचर प्रणाली के अंतर्गत। और इसी में मैंने बताया था कि गणिकाओं का भी जो प्रयोग किया गया था, गणिकाओं का भी प्रयोग किया गया था। तो गणिकाएं जो है गुप्तचर के समान कार्य करती थी और इसीलिए गणिकाओं पर नियंत्रण रखने के लिए गणिकाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। इसके बाद सैन्य प्रशासन की बात करेंगे तो गुप्तचर व्यवस्था में 2 पॉइंट याद रखना, एक तो संस्था, दूसरा संचारा। स्पाई सिस्टम में 2 पार्ट है, संस्था, संचारा। ये परमानेंट ऑफिसेस होते थे संस्था के, और जबकि मूव करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे संचारा। ठीक है, इसके बाद सैनिक प्रशासन, सेम चीज सैन्य प्रशासन में भी देखेंगे जो नगर प्रशासन में है कि यह भी एक काउंसिल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन रूल किया जाता था। तो सैन्य प्रशासन के लिए भी एक काउंसिल बनाई गई थी, एक परिषद बनाई गई थी। सैन्य प्रशासन के लिए भी एक परिषद बनाई गई थी। देयर वाज अ काउंसिल फॉर मिलिट्री सिस्टम, देयर वाज अ काउंसिल फॉर मिलिट्री सिस्टम। तो मौर्य प्रशासन में सैन्य प्रशासन के लिए भी एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 30 सदस्य होते थे, इन विच देयर वर 3 members and 30 members and these were divided into 6 committees। इन्हें 6 समितियों में बांटा गया था जिसमें 5-5 मेंबर होते थे। ईच कमिटी हैड 5 members एंड ये जो 6 समितियां हैं, एक पैदल सैनिक के लिए, जो पैदल सैनिक हो गया, जो मिलिट्री जो आर्मी जो थी वो उसके लिए पैदल सेना के लिए, दूसरा रथ सेना के लिए, जो रथ हो गया हॉर्स कोड, मतलब रथ सेना, इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर नेवल है, नौसेना,
घुड़सवार सेना, हॉर्स राइडर्स होते थे। देखिए हॉर्स राइडर्स अलग होते थे, मिलिट्री में हॉर्स राइडर्स अलग होते थे, रथ वाला अलग होता था। तो रथ सेना, पैदल सेना, फिर उसके बाद नौसेना, नेवल, उसके बाद घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रसद सेना। रसद मीन्स गुड्स, गुड्स को जो गुड्स से रिलेटेड जो मिलिट्री होती थी, ये एलिफेंट से रिलेटेड मिलिट्री होती थी। मतलब एलिफेंट वाली मिलिट्री, गुड्स वाली मिलिट्री, फिर हॉर्स वाली मिलिट्री, और ये जो होते थे नेटिव वाले मतलब पैदल सैनिक होते थे। उसके बाद नेवल मिलिट्री होती थी, इसके अलावा रथ सेना होती थी, जो रथ क्या बोलते हैं उसको, हाँ इन्फेंट्री हो गया, ये जो पैदल सैनिक इन्फेंट्री हो गया, और उसके अलावा रथ सेना। तो 6 भागों में बटी हुई थी। सैन्य प्रशासन में भी एक काउंसिल होती थी, एक परिषद होती थी जो 6 समितियों में विभाजित थी, और 6 समितियों में 5-5 मेंबर थे। तो सेम लाइक टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि नगर प्रशासन में देखा था। तो ज्यादा इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखेंगे कि सिकंदर जब आया था तो उस समय सिकंदर नौसेना के साथ आया था। तो रसद गुड्स मिलिट्री, मतलब गुड्स का, जैसे सेना जब जाएगी तो उसको खाना पीना चाहिए ना, गोला बारूद तो उसमें नहीं चलता था, उसमें चलता था तलवार वगैरह। तो हथियार चाहिए, तो ये हथियार अवेलेबल करता था, भोजन अवेलेबल करता था, जो भी सामान चाहिए रसद उसको बोलते हैं। गुड्स के लिए रसद टर्म वाजिज, तो रसद सेना होती थी। तो इस तरह से सैन्य प्रशासन के अंतर्गत भी एक परिषद होती थी जो 6 समितियों में विभाजित थी। हर समिति में 5-5 सदस्य होते थे। देखिए टर्म्स, जो टर्म मैं यूज कर रहा, जैसे संस्था हो गई, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, संचारा से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सैन्य प्रशासन में यही कि एक परिषद थी जो 6 समितियों में बटी हुई थी। बाकी ये 6 आप जान रहे हैं, पैदल सैनिक, रथ सेना, नौसेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना। रसद सेना सिर्फ याद रखना है कि रसद जो होता था, जो गुड्स अवेलेबल करते थे, गुड्स अवेलेबल करने वाली एक सेना होती थी। क्लियर? तो ये हो गया सैन्य प्रशासन। अब सैन्य प्रशासन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एट लास्ट पहुंचता है हम लोगों का, वो है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, मौर्यन इकोनॉमी। और यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, स्पेशली देखिएगा 2-3 टर्म से कई बार प्रश्न पूछे गए, 2-3 टर्म से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि नहीं, वो नीचे एक ये हो गया है। एक्चुअली याद देखिए, वार्ता टर्म से क्वेश्चन पूछा गया है, वार्ता शब्द से प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, क्या कुछ क्वेश्चन था? हाँ, मौर्य काल में भी नौसेना था, सिकंदर जा चुका है, सिकंदर एक नौसेना के साथ भी आया था, तो उसका इंपैक्ट पड़ा कि मौर्यों ने भी क्या किया, नौसेना का गठन किया। हालांकि नौसेना के बारे में देखिए कोई भी चीज के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं मिलती है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है किस चीज पर। तो एक तो बोला जाता है सबसे ऑथेंटिक सोर्स है, वो क्या है, वो है अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख पर अधिक डिपेंडेंट है। और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो बुक्स वगैरह है, तो बुक्स का एक लिमिटेशन होता है कि बुक्स में बढ़ा चढ़ा के भी चीजें लिखी जाती हैं। तो कई चीजें नहीं भी थी तो उसकी चर्चा कर दी गई है। लेकिन हाँ, नौसेना नहीं, चोल कालीन में नौसेना बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नौसेना थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि चोलों ने क्या किया कि समुद्र पारीय शासन की स्थापना की। आप देखेंगे ना कि जो चोल काल में श्रीलंका पे अधिकार कर लिया था, श्रीलंका पर चोल जो है साउथ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, और उन्होंने श्रीलंका पर अधिकार किया था, श्रीलंका पर अधिकार किया था। तो उस समय बहुत मजबूत रूप में था, ऑर्गेनाइज फॉर्म में था। लेकिन नौसेना की चर्चा जो मिलती है, पहली बार जो मिलती है, वो मौर्य काल से ही प्राप्त होती है। मौर्यकालीन ग्रंथों से हमें नौसेना की जानकारी मिलती है, और अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। जैसा कि अर्थशास्त्र में प्रशासन को, सैन्य प्रशासन को 6 भागों की 6 समितियों में बांटा गया, 6 समितियों वाली परिषद में बांटा गया। क्लियर? अब देखते हैं। हाँ हाँ, तो वो 6 प्रकार हो गए। नहीं, हाँ नहीं, वही बात बोल रहे हैं कि चार देखिए 2-3 चीज और याद रखिएगा। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की गई है, और
चातुर अंग के रूप में, मतलब कि नौसेना जो है वो बहुत, नौसेना और दूसरा जो क्या था वो रसद सेना, उसको काउंट नहीं किया जाता था क्योंकि वो लड़ने के लिए मेनली यूज नहीं होते थे, तो उसमें चातुर अंग बोलते हैं। तो ये थोड़ा डेप्थ वाला पार्ट है। हाँ। नहीं, अब देखिए फिर वही चीज नहीं, सेना का देता है, लेकिन आप क्वेश्चन उठाइएगा तो जनरली वही थोड़ा सा डेप्थ में है। डेप्थ में चीजें है कि ऐसे देखिए लड़ने वाली जो सेना थी वो तो 4 ही थी ना मेनली, क्योंकि नौसेना का प्रयोग जनरली उसमें लड़ने के लिए नहीं किया जाता था, क्या उस तरह का नहीं था कि साम्राज्य, देखिए पहली बार साम्राज्यवाद की अवधारणा आई है, लेकिन ये जो साम्राज्यवाद है वो स्थल भाग में है, वो जल भाग में नहीं है। तो इस कारण से क्या है कि स्थल भाग में तो उसमें जो 4 अंग ही मुख्य रूप से हैं, जो कि हाथी सेना है, पैदल सेना, हाथी सेना, रथ सेना, घुड़सवार सेना, ये 4 अंग के रूप में चर्चा मिलती है। ठीक है, और एक पॉइंट वो थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो एक पॉइंट अभी बताया ना, सप्तांग सिद्धांत, जो शासन का सप्तांग सिद्धांत, ये अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा मिलती है कि राज्य के 7 अंग थे, शासन के 7 अंग थे, तो सप्तांग सिद्धांत सबसे पहले कहां मिलता है, तो ये इसी समय मिलता है सप्तांग सिद्धांत। और उसके अलावा 7 जातियों का उल्लेख कौन करता है, मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज 7 जातियों का उल्लेख करता है, और राज्य से संबंधित 7 अंग है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें हेड किंग होता था, राजा होता था, उसके अलावा मंत्री परिषद होते थे, किसान होते थे, राजा के मित्र होते थे जो सहयोगी होते थे। तो इस तरह से करके 7 जो वर्ग में विभाजित किया गया सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए यहां पर देखेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि था। हालांकि वाणिज्य व्यापार भी विकसित अवस्था में है, वाणिज्य व्यापार भी विकसित अवस्था में है, लेकिन इसका आधार क्या था, कृषि था। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। बेस ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एग्रीकल्चर। मौर्य साम्राज्य का आधार कृषि था, साथ ही वाणिज्य व्यापार भी विकसित अवस्था में थी, वाणिज्य व्यापार भी विकसित अवस्था में थी। ट्रेड एंड कॉमर्स वेयर इन डेवलप्ड फॉर्म। ये सेकंड अर्बनाइजेशन का जो प्रतीक है, इट वॉज अ सिंबल ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, यह द्वितीय शहरीकरण का प्रतीक है। द्वितीय शहरीकरण जब मगध के उत्कर्ष के साथ प्रारंभ होता है, तो द्वितीय शहरीकरण मौर्य साम्राज्य में हम लोग को देखने को मिलता है। पहला शहरीकरण था हड़प्पा, दूसरा शहरीकरण है मगध, मौर्य साम्राज्य है दूसरा शहरीकरण, तीसरा आएंगे मुगल तीसरा शहरीकरण, और फिर जब अंग्रेज आए, ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, तो चौथा नगरीकरण हुआ, 4th अर्बनाइजेशन हुआ, जो जिसको अभी तक काउंट किया जाता है। हालांकि अब ये 5वां फेज भी कर सकते हैं, जब अब टेक्नोलॉजी का युग है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि यह द्वितीय शहरीकरण था। तो शहरीकरण, शहर का मतलब ये होता है, जब हम लोगों ने हड़प्पा काल में देखा था, शहर अचानक नहीं आ जाते हैं, जब वाणिज्य व्यापार का विकास होता है तो बाजार ही शहर में बदल जाते हैं। तो यहां भी क्या है, व्यापार वाणिज्य विकसित अवस्था में है, तो यह द्वितीय शहरीकरण है, सेकेंड अर्बनाइजेशन है। तो यह याद रखें, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, राजकीय भूमि सीता कहलाती थी। तो लिखिएगा गवर्नमेंट लैंड वेयर कॉल्ड सीता। तो राजकीय भूमि किंग्स लैंड वाज कॉल्ड सीता। तो राजकीय भूमि सीता कहलाती थी। इसके अलावा हालांकि देखिएगा कि अर्थशास्त्र में क्षेत्रक और उपवास में अंतर किया गया। क्षेत्रक एंड उपवास वेयर क्लासिफाइड इन अर्थशास्त्र। तो क्षेत्रक और उपवास में अंतर किया गया। क्षेत्रक भूस्वामी होते थे, लैंड ऑनर होते थे, और उपवास काश्तकार होते थे, काश्तकार जो खेती करते थे। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा फर्क है। बाद में देखिएगा काश्तकार शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया जो अपनी भूमि पर खेती करते थे, और ओवरऑल जो भूस्वामी, यहां पर क्या है कि किंग जो होते थे, किंग राजा होते थे, मतलब किंग जो होते थे, राजा जो होते थे, वो क्षेत्रक होते थे, भूस्वामी होते थे। मतलब सारे साम्राज्य का जो मालिक है वो क्या है, राजा है। तो इस तरह से राजा क्या होगा, असली भूस्वामी राजा होगा। लेकिन वो भूस्वामी जो अपनी जमीन पर खेती कर रहा है, उसके लिए उपवास शब्द का प्रयोग किया गया। तो क्षेत्रक और उपवास में भेद किया गया अर्थशास्त्र में। इन अर्थशास्त्र क्षेत्रक एंड उपवास वेयर क्लासिफाइड वेयर, ठीक है, इसमें अंतर किया गया। और ये अंतर ये क्या है, क्षेत्रक वेयर कॉल्ड लैंड ऑनर एंड उपवास वेयर कॉल्ड
टेनेंट कहलाता था। टेनेंसी एक्ट इसी पर आया, काश्तकारी कानून जो आया था, तो काश्तकारी कानून, तो टेनेंट कहलाते थे उपवास। और जो असली मालिक जो होते थे, राजा होते थे, उनको क्षेत्रक कहा गया। और ये याद रखिएगा, इसके अलावा इरिगेशन होती थी, इरिगेशन की व्यवस्था थी, सिंचाई की व्यवस्था थी, और इरिगेशन टैक्स 1/3 से 1/5 होते थे। इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर कितने होते थे? 1/3 to 1/5। क्लियर? एक एक पॉइंट को याद करते जाइए। मौलिकालीन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। राजकीय भूमि के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थशास्त्र में क्षेत्रक और उपवास में भेद किए गए हैं। और जो सिंचाई कर वसूली जाती थी, सिंचाई कर 1/3 से 1/5 होती थी। और ऐसे याद रखिएगा, भू राजस्व जो होता था वो यहां दिया हुआ है। मेगास्थनीज के अनुसार भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 था, जबकि संस्कृत ग्रंथों में यह 1/6 मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अशोक जब रुमिनदेही गया तो रुमिनदेही में 1/6 से 1/8 कर दिया था। याद है ना? रुमिनदेही अभिलेख में चर्चा मिलती है कि भू राजस्व 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। रुमिनदेही नेपाल के तराई के प्रदेश में रुमिनदेही है, जहां 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। तो इसका मतलब कि सामान्य रूप से 1/6 वसूला जाता था, यानी सबसे कम वसूली अब तक की उसी समय होती थी। दो व्यक्ति बाद में हम लोग पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी है, जो हाफ तक ले लिया, आधा तक वसूल लिया था, 50% ले लिया। लेकिन यहां 1/6 जो है कलेक्ट किया जाता था। हालांकि मेगास्थनीज ने 1/4 कहा है। मेगास्थनीज ने क्या कहा? भू राजस्व 1/4। और इसके लिए भाग शब्द का प्रयोग किया गया। भाग टर्म वेर यूज्ड फॉर लैंड रेवेन्यू। भू राजस्व के लिए भाग शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा एक उपकर होता था, शेष होता था। तो शेष क्या होता था? वो बलि कहलाता था। बलि जो पहले भेंट हुआ करता था, उसको शेष बना दिया गया, उसको उपकर बना दिया गया। और इसके अलावा एक उदाय भाग टर्म का प्रयोग ये तो हम लोगों ने किया है। सिंचाई के लिए जो टैक्स वसूलते थे ना, इरिगेशन टैक्स वाज कॉल्ड उदाय भाग। तो जो सिंचाई करते उसके लिए उदाय भाग शब्द का प्रयोग किया गया। एक एक चीज को दिमाग में बैठा लेना है। हम लोग मौर्य प्रशासन कर रहे हैं, और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत मौर्य प्रशासन जो इतनी संगठित रूप में थी, मजबूत रूप में थी, इसका आधार एक मजबूत अर्थव्यवस्था थी। और इस मजबूत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या इसका आधार क्या था? आधार कृषि थी। राजकीय भूमि के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि राजा जो होते थे वो भूस्वामी, वास्तविक भूस्वामी राजा होता था। किंग वॉज द ओरिजिनल, जो लैंड ऑनर बोल सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में क्षेत्रक और उपवास में फर्क किया गया। क्षेत्रक लैंड ऑनर को बोलते थे, जबकि टेनेंट को बोलते थे उपवास। इसके अलावा इरिगेशन टैक्स होता था, सिंचाई कर वसूला जाता था 1/3 to 1/5। और जो सिंचाई कर होता था, इरिगेशन टैक्स होता था, उसको उदाय भाग कहा गया। दैट वाज कॉल्ड उदाय भाग। देन कर निर्धारण जो होता था, कर निर्धारण के लिए गांव को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया था। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, कर के निर्धारण के लिए, कर के निर्धारण के लिए विलेजेस वेर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो अलग अलग भागों में बांट दिए गए थे। अलग अलग शब्द का प्रयोग किया गया गांव के लिए। फॉर विलेजेस मेनी टर्म्स वेर यूज्ड। गांव के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। जो गांव कर मुक्त गांव होते थे, द विलेजेस विच वेर टैक्स फ्री, दे वेर कॉल्ड पारिहारिक। उनके लिए नहीं, गांव मतलब कि पूरे गांव से टैक्स कलेक्ट किया जाता था ना। तो हाँ, नोट्स में कुछ चीजें चेंज कर लीजिएगा क्लास के अकॉर्डिंग। जैसे कि कल भी मैंने बताया था, पिछले क्लास में भी, जैसे एक बुद्ध के संदर्भ में था ना, चुंद जो था सुनार, वो लिखा गया है, वो लोहार है। तो ऐसा कुछ टर्म जो आएगा वो क्लास में, तो थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिएगा नोट्स में, क्लास के अनुसार ही कीजिएगा। और कहीं डाउट होती है तो पूछ लेंगे, तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। अब देखिए, टैक्स फ्री लैंड विलेजेस वेर कॉल्ड पारिहारिक। जो कर मुक्त गांव होते थे पारिहारिक। और जो शस्त्र देते थे, यानी हथियार बनाकर देते थे, उनके लिए आयुधीय शब्द का प्रयोग किया गया। आयुधीय टर्म वाज यूज्ड फॉर द विलेजेस व्हिच गिव्स मिलिट्री सर्विसेज। तो जो मिलिट्री सेवा देते थे, जो सैन्य सेवा देते थे, उनके लिए आयुधीय शब्द का प्रयोग किया गया। हिरण्य बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिरण्य मतलब जो सोना, चांदी, अनाज, मतलब नगद जो देता था, उसके लिए हिरण्य टर्म का प्रयोग किया गया। नगद जो देते थे,
मतलब कैश के रूप में, तो कैश में यहाँ पर आज के संदर्भ में कैश है, पहले सोना चांदी होता था या अनाज होता था जो देते थे वो कहलाते थे हिरण्य, ऐसे गांव कहलाते थे हिरण्य। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इससे भी ज्यादा देखिए विष्टि से क्वेश्चन पूछा हुआ है। विष्टि मतलब बेगार, बिना पैसा का काम, मजदूरी करते हैं ना, कहते नहीं बेगार कर रहा है, बेगार थोड़े कर रहे हैं, बेगार मतलब कि पैसा वैसा नहीं मिल रहा, काम किए जा रहे हैं। तो बेगार, विष्टि सब टर्म वेर यूज्ड फॉर those villages who gives services without any wages, बिना वेजेज के जब सर्विस दी जाती थी तो उसके लिए टर्म यूज किया गया विष्टि। विष्टि टर्म वेर यूज्ड फॉर वेजेज विदाउट सर्विस विदाउट वेजेज। तो बिना वेजेज का, बिना मजदूरी की जब सर्विस दी जाती थी, सेवा दी जाती थी, तो उसको बेगार कहते थे, विष्टि कहते थे। विष्टि शब्द, हिरण्य शब्द, विष्टि शब्द, पारिहारिक शब्द, आयुधीय कुप्य। हालांकि आयुधीय कुप्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुप्य हो गया जो कच्चा माल देने वाले होते थे वो कुप्य। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिहारिक, हिरण्य, विष्टि। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है विष्टि। विष्टि से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो विष्टि ये तीनों टर्म याद रखिएगा। तो भू राजस्व के आकलन हेतु गांव की कई श्रेणियों बन गई थी, गांव को कई श्रेणियों में बांटा गया था। पारिहारिक करमुक्त गांव होते थे, हिरण्य जो सोना चांदी और अनाज के रूप में नकद देते थे वो हिरण्य कहलाते थे। विष्टि जो बेगार देते थे, सर्विस देते थे विदाउट वेजेज। और उसके बाद जो है कुप्य होता था, कच्चा माल देने वाला। मेगास्टेज के अनुसार भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4, कुल उत्पादन का 1/4 था, जबकि संस्कृत ग्रंथों में 1/6, संस्कृत ग्रंथों में 1/6 दिया गया। नहीं मतलब ये है ना कि जो जितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ, ये लगान समझते हैं ना, तो लगान कोई भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू उसी को बोलते हैं। तो लैंड रेवेन्यू जो था ना, मेन सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू था, राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था। अब भू राजस्व जितना उत्पादन होता था उस उत्पादन का 1/4, 1/4 वसूल लिया जाता था, ये अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज। लेकिन इसी को संस्कृत ग्रंथों में बताया गया 1/6, और अशोक के अभिलेख में भी 1/6 बताया गया। तो ऑथेंटिक हम लोग इसी को मानते हैं 1/6। हालांकि एक चीज और मैंने बताया था, रुमिंदेही गांव का जब दौरा किया था अशोक ने, तो वहां के लोगों को टैक्स रिलैक्सेशन दिया, वो कर से संबंधित जो छूट दी कि 1/6 की जगह पर 1/8 वसूलने का जो फरमान जारी किया गया था, ऑर्डर इशू किया गया था। तो उसके बाद जो है भू राजस्व को सामान्य रूप से भाग कहते थे, लैंड रेवेन्यू एंड भाग। इसके अलावा कुछ शेष भी होते थे, उपकर भी होते थे। जो उपकर होता था उसको बलि कहा जाता था। उपकर, बलि, उपकर, बलि टर्म यूज, जो पहले टैक्स हुआ करता था, अनिवार्य कर होता था ना वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, और उससे पहले भेंट हुआ करता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में भेंट था, उत्तर वैदिक काल में टैक्स था, और वही अब शेष हो गया, अब उपकर हो गया। कर के ऊपर जो उपकर लगाते हैं ना, एक जैसे नहीं शिक्षा पर शेष, उसी पर तो कुछ लोग जो है सो व्हाट्सएप पे गाना भी बना दिए थे कि मोदी जी को शेष पसंद है। तो शेष मतलब उपकर, टैक्स हर चीज पर, तो स्वच्छता उपकर, तो फिर शिक्षा उपकर, तो ढेर सारे शेष लगा दिए हैं। तो ये जो है बलि उपकर होता था। क्लियर। अब इसके बाद देखिएगा पिंड कर। पिंड कर मतलब सामूहिक रूप से इकट्ठा किया जाता था। जब पूरे गांव से एक साथ टैक्स लिया जाता था तो इसको पिंड कर बोला जाता था। पिंड कर दैट वाज कलेक्टेड कॉमनली, मतलब कि एक साथ लिया जाता था कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली इट वाज कलेक्टेड, दैट वाज कॉल्ड पिंड कर। तो पिंड कर पूरे गांव से एक साथ वसूला जाता था। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी टैक्स भी होते थे जिसको प्रणय कर बोला जाता था। प्रणय कर, तो प्रणय कर जो होता था वो इमरजेंसी में आपातकालीन कर होता था। हिरण्य पहले भी चर्चा हो चुकी है, नगद रूप से लिया जाता था, हिरण्य नगद रूप से लिया जाता था, सामूहिक रूप से लिया जाता था पिंड कर, और हिरण्य हो गया नकद, और प्रणय कर जो है वो आपातकालीन कर है। आपातकालीन इमरजेंसी में वसूलने वाला टैक्स। इमरजेंसी में जब टैक्स आपातकालीन इमरजेंसी, जैसे कि मान लीजिए युद्ध हो गया, तो युद्ध के समय में कुछ पैसा इकट्ठा करना है तो उसको प्रणय कर के नाम से वसूला जाता था। अब दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वार्ता और दूसरा है आदेव मात्रिक, जो नीचे दब गया है। आदेव मात्रिक, आदेव मात्रिक मतलब कुछ ऐसी भूमियां भी होती थी जो
कुछ ऐसी भूमियां भी होती थी जो विदाउट जो रेनफॉल, बिना वर्षा के अच्छी खेती जिस पे होती थी, दैट फर्टाइल लैंड वाज कॉल्ड अदेव मात्रिक। वो उपजाऊ भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। वही अर्थशास्त्र में अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया, अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। इन अर्थशास्त्र अदेव मात्रिक टर्म वाज यूज्ड फॉर लैंड व्हिच गिव्स मोर जो क्रॉप्स विदाउट रेनफॉल, बिना वर्षा के भी जो अच्छी खेती होती थी जिस पर, दैट फर्टाइल लैंड वाज कॉल्ड अदेव मात्रिक। तो उस उपजाऊ भूमि को अदेव मात्रिक बोलते थे। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार के लिए एक संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया। यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा वहां मिल जाएगा। उसको वार्ता कहते थे, वार्ता। तो वार्ता शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार के लिए एक संयुक्त शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसे वार्ता कहा जाता है, वार्ता। क्लियर? तो इतने पॉइंट्स हो गए जो मौर्य प्रशासन से संबंधित हैं। बाकी ढेर सारे पॉइंट्स आप लोगों को मिलता रहता है, किससे? जो क्वेश्चन के थ्रू मिलता है, फिर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से मौर्य काल से संबंधित जितना महत्वपूर्ण पक्ष था वो हम लोगों ने कर लिया। अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक ऐसी भूमि होती थी, नहीं ऊपर नहीं हो रहा है ना, इसीलिए। कहाँ? ये अदेव मात्रिक, ठीक है। तो अदेव मात्रिक टर्म वाज यूज्ड और बिना वर्षा की खेती वाली भूमि को अदेव मात्रिक के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। बिना वर्षा की खेती वाली भूमि हेतु अदेव मात्रिक, अदेव मात्रिक, लास्ट में तो बताया था, अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो इतने टर्म्स हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे लेटर मौर्य पीरियड में मौर्योत्तर काल में चलेंगे। या मौर्योत्तर काल को शुरू कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाँ इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बारे में बता देता हूं। क्योंकि मौर्य काल के बाद, मौर्य साम्राज्य की जब स्थापना हुई, मौर्य काल के बाद क्या हुआ कि अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे। अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर हुए और यही कारण है कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। तो लिखिएगा मौर्यों का पतन, मौर्यों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यों का पतन, डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यों का पतन। हाँ, उससे संबंधित कुछ जो चीजें हैं, एक्चुअली जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है उन सबको कंबाइंड रूप में, जैसे कि किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसे देख लेते हैं। उस पर जो है सो कुछ डिस्कशन हो जाएगी, जो क्वेश्चन के थ्रू जो है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। और कुछ जैसे कि बुक्स लिखे गए। देखिए, मौर्यों की कला संस्कृति की बात करेंगे तो स्थापत्य कला के संदर्भ में चर्चा मिलती है। और स्थापत्य कला में मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख ही है, जो स्तंभ लेख है, शिलालेख है। कारण कि जो घर में लकड़ी का प्रयोग अधिक होता था, जो महल बनाए जाते थे उसमें लकड़ियों का प्रयोग अधिक होता था, जिसके कारण से आज जो है उसके साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। जैसा कि 1000 स्तंभों वाला जो महल था कुम्हरार में, तो आप जाइएगा तो उसका अवशेष नहीं के बराबर है। केवल चर्चा है कि उस जगह पर था, कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि जो मौर्य प्रशासन से ही बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारी चीजें आती हैं। दूसरी बात, कुछ बुक्स लिखे गए हैं। तो इस काल के जो से संबंधित जो किताबें हैं, जैसे मुद्रा राक्षस वगैरह है, या फिर आपका अष्टाध्यायी है, तो व्याकरण का विकास हुआ। जो व्याकरण जो है सो अपने डेवलप्ड फॉर्म में है, तो उस तरह से परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन आया। कला एवं संस्कृति से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ देखिए मुख्य रूप से मूर्ति कला और स्थापत्य कला से, जो कि बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है। और वहां पर यहाँ पर पीटी के स्तर पर उतना विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कला संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है गुप्तों का, तो गुप्त काल में हम लोग काफी विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा आप देखेंगे मौर्य काल का पतन हो गया, और मौर्यों के पतन का बहुत सारा कारण माना जाता है। एक तो ये जैन बौद्ध धर्म से के अनुयायी थे, तो इसके कारण से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। ऐसे ओवरऑल देखिएगा तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया तो हमेशा होती,
लेकिन फिर भी क्या था कि मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ। लेकिन अशोक के बाद कोई इतना शक्तिशाली नहीं था जो इसको संगठित करके रख सके, क्योंकि बहुत विशाल साम्राज्य है और इस विशाल साम्राज्य को इकट्ठा करके रखना जो थोड़ी मुश्किल थी, और इसमें अशोक के उत्तराधिकारी विफल रहे। तो सक्सेसर ऑफ अशोका वेयर अयोग्य, अनएलिजिबल, तो वे अयोग्य थे और उनकी अयोग्यता के कारण मौर्यों का पतन हुआ। मूल कारण वही है। हालांकि विदेशी आक्रमण, ब्राह्मणों का जो विद्रोह, ये कुछ और भी कारण लोग मानते हैं, लेकिन मूल कारण था कि अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। हाँ, लेकिन इसमें और भी जो तर्क दिए जाते हैं उसके पक्ष में, चूंकि क्या होता है, मौर्य काल के बाद इंडो ग्रीक आए, सीथियन आए, पर्थियन आए, तो विदेशी भी आए, तो फॉरेन अटैक को भी कुछ लोग बेस मानते हैं। इसके अलावा शुंग, कर्ण, सातवाहन, इन वंशों के संस्थापक ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मणों का विद्रोह भी एक कारण माना जाता है। तो उसके लिए कुछ आधार है, तभी जाकर के कारण माना जाता है। लेकिन मूल कारण जो याद रखिएगा वो यही है कि मौर्यों का जो पतन हुआ, तो मौर्यों के पतन में अशोक के जो उत्तराधिकारी हैं वो अधिक उत्तरदायी हैं। और अभी जो एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो लेटर मौर्य पीरियड, क्योंकि मौर्योत्तर काल, क्या लिखे, मौर्यों का पतन लिखे ना, तो उसमें लिख दीजिएगा मौर्यों के पतन का मूल कारण, द मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यों के पतन का मूल कारण, द मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज, मौर्यों के पतन का मूल कारण अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना था। सक्सेसर ऑफ अशोका वेयर नॉट एलिजिबल। अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था, तो अशोक के उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना था। वैसे कुछ विद्वान, ऑल्दो सम स्कॉलर्स एक्सेप्ट दैट, वैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ द ब्राह्मणाज, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया तथा रिएक्शन ऑफ द ब्राह्मणाज, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया तथा विदेशी आक्रमण से भी मौर्यों का पतन हुआ। रिएक्शन ऑफ द ब्राह्मणाज एंड फॉरेन अटैक आर ऑल्सो द रीजन। फॉरेन अटैक आर ऑल्सो द रीजन। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि मौर्यों के बाद एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्यों के बाद पतन होता है। मौर्योत्तर काल में अनेक साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्य पीरियड। मौर्योत्तर काल में देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग देखिए। मौर्योत्तर काल में, लेटर मौर्य पीरियड में, चूंकि यहां से यहां तक, यानी फ्रॉम अफगानिस्तान टू कर्नाटका, ये डेवलपमेंट जो एक साम्राज्य था, इसमें कई शासक वर्ग आ गए। सबसे पहले देखिएगा कि एक तो 185 ईसा पूर्व में 185 बीसी में शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। तो यहां शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया। कर्ण वंश के बाद सातवाहन आए, जो साउथ में अधिक थे, सातवाहन वंश। इसके अलावा चेदी वंश की चर्चा मिलती है इस जगह पर। चेदी वंश कलिंग में चेदी वंश का ही था खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये मुख्य वंश, 4 वंश हैं जो भारत में, अब इसको मैंने डिफरेंट कलर से इसीलिए लिखा है कि इसका कारण है कि ये तीनों डेवलपमेंट में, इसकी केवल चर्चा है, ये डेवलपमेंट के रूप में नहीं है। यानी शुंग के बाद कर्ण आए, कर्ण के बाद सातवाहन आए। इसके अलावा संगम राज्य थे साउथ में, संगम राज्य, तो संगम काल है साउथ में। संगम काल के अंतर्गत 3 वंश हैं, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। ये लेटर मौर्य पीरियड में है, मौर्योत्तर काल में है। और इसी समय क्या हो रहा है, एक और चीज हो रही है
कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आ रहे हैं, इंडो ग्रीक के बाद सीथियन आ रहे हैं, सीथियन के बाद पर्थियन आ रहे हैं, और पर्थियन के बाद कुषाण आ रहे हैं, कुषाण। ठीक है, कुषाण कनिष्क, और कुषाणों के ही सामंत हुए श्रीगुप्त, जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हसीन मौसूक हो जाता है, हसीन मौसूक सा, हसीन मौसूक सा, ये आपका जो वंश का हसीन मौसूक सा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश, नंद के बाद मौर्य हो गए, मौर्य के बाद शुंग हो गए, शुंग के बाद कर्ण हो गए, और कर्ण के बाद सातवाहन हो गए। सातवाहनों के बाद आप देखेंगे कुषाण आए, और कुषाणों के उत्तराधिकारी गुप्त हुए। कुषाण आए, कुषाणों के उत्तराधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी कुषाणों के बाद कौन आए? गुप्त आए। और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन को देखेंगे, प्राचीन काल खत्म हो जाएगा, 2 या 3 क्लास होगी। उसके बाद जो है मैक्सिमम 2 क्लासेस मौर्योत्तर पीरियड, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटर मौर्य पीरियड कर लेंगे, और उसके बाद जो है गुप्त और गुप्तोत्तर को एक साथ कर लेंगे। तो मौर्योत्तर काल कैसे आया इसको करते हैं ऐसे रिलेटेड, लेकिन मौर्योत्तर काल से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्या नेक्स्ट में केवल शासक वंश को हम लोग को देखना है, फटाफट में निकल जाएगा। अभी देखिए, इसको याद रखिएगा कि मौर्यों के पतन के बाद अनेक राजवंश हैं, कोई बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्षेत्रीय है, लेकिन यहां पर क्षेत्रीय वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो बाद में आया है। क्या कि ये जो शुंग आ रहे हैं ना, शुंग लगभग बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, ये पूरा भारतीय भूभाग पर शासन कर रहे हैं, कर्ण भी कर रहे हैं। इसी तरह से सातवाहन शासक में देखिएगा कि एक सातवाहन शासक रुद्रदामन की पुत्री से विवाह करता है, तो रुद्रदामन जो है वो कौन है? शक शासक है। तो शक शासक जिसका गुजरात और उज्जैन पर अधिक अधिकार था, तो यानी कि इस समय बड़ा साम्राज्य है। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य हैं वो राजपूत काल में आता है, वो गुप्तोत्तर काल के बाद आता है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे राजवंश हैं। और वो लोग क्या है ना कि मतलब कि युद्ध को खेल समझते हैं, कहने करते कि जीवन भर तैयारी करते रहे, जब तैयारी पूरी हो गई तो बगल वाला को इन्विटेशन भेज देते आज और लड़ने के लिए। तो ये राजपूत काल में हम लोग देखेंगे, और इसके कारण से क्या होता, कोई अधिक पावरफुल नहीं हो पाया। और इस्लामिक राज्य जो एस्टेब्लिश हुआ उसका सबसे बड़ा कारण था राजपूत काल। राजपूत काल का होना, यानी कि राजपूत जो होते थे वो आन बान शान में जीने वाले होते थे, अब पीठ पर वार नहीं करेंगे। जबकि देखिए 17 बार हारने के बाद भी फिर भी हार नहीं माना, जबकि एक बार हार जाने के बाद राजपूत शासक क्या करते थे, सुसाइड ही कर लेते थे कि इज्जत चली गई। और वहां क्या है कि आप देखेंगे मोहम्मद गजनवी ने मोहम्मद गौरी 17 बार हारने के बाद भी हार नहीं माना, बोला नहीं इज्जत कुछ नहीं, फिर से शासक बन जाएंगे, तभी तो तुर्की शासन की स्थापना हुई। इसीलिए सुसाइड कायर लोग करते हैं। अगर आप मर जाइएगा तब तो आप बदनाम होकर ही चले जाइएगा ना। कभी कभी होता है कि असफलता मिली और लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उनको सीखना चाहिए मोहम्मद गौरी से। अगर मोहम्मद गौरी सुसाइड कर लेता तो क्या तुर्की शासन की भारत में स्थापना हो पाता? नहीं हो पाता, इस्लामी राज्य की स्थापना ही नहीं हो पाती। और वहीं पर जो है जो राजपूत शासक सब जो संघ बनाए थे, किसके विरुद्ध? गजनवी के विरुद्ध राजपूतों का संघ बनाया था, जयपाल, आनंदपाल, और वो हार गया, जाकर के सुसाइड कर लिया दोनों। वो आगे हम लोग देखेंगे राजपूत काल में। तो यहां देखिएगा मौर्योत्तर काल में हम लोग क्या देखते हैं, अनेक राजवंश हैं। मौर्योत्तर काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक विदेशी आक्रमण यानी विदेशी शक्तियां, और एक आंतरिक शक्तियां। तो ये इंटरनल पावर्स एंड एक्सटर्नल पावर्स, देयर वेयर 2 पार्ट्स इन लेटर मौर्य पीरियड। मौर्योत्तर काल में 2 भाग हैं, मौर्योत्तर काल में 2 भाग हैं, एक विदेशी शक्तियां हैं, फॉरेन पावर्स हैं, और दूसरा क्या है, आंतरिक शक्तियां हैं, इंटरनल पावर्स हैं। जो विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी शक्तियों में इंडो ग्रीक, सीथियन, पर्थियन और कुषाण हैं।
इंडो ग्रीक, सिथियन, पर्थियन एंड कुषाण। इंडो ग्रीक जो इसी को हिंद यवन भी कहा जाता है, हिंद यवन। सिथियन को शक कहा जाता है, इंडो ग्रीक को हिंद यवन कहा जाता है, हिंद यवन। जो सिथियन इनको शक कहा जाता है। पर्थियन वे आर कॉल्ड पहलव, पर्थियन को पहलव कहते हैं। कुषाण यूची जनजाति के लोग थे। तो कुषाणों ने एट लास्ट भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, बड़े शासन की स्थापना की थी कुषाणों ने। कनिष्क, कनिष्क जो था, कनिष्क की मूर्ति हम लोगों को मिलती है सिर विहीन मूर्ति, सर गायब है। तो सर गायब है तो कैसे पता चला वो कनिष्क? क्योंकि उसके सिक्कों पर उसी तरह की आकृति मिलती है जिससे पता चलता है कि वो। तो पहला मानव कद की मूर्ति जो आती है ना वो। तो कला एवं संस्कृति जो है कि कई पक्ष लेटर मौर्य पीरियड में, मौर्योत्तर काल में है। इसमें देखिएगा मूर्ति कला का विकास। तो मूर्ति कला अभी तक जो है मानव कद की मूर्तियां नहीं बनती थी। और इसी में देखिएगा गांधार कला या फिर मथुरा कला, इन सब के बहुत सारी मूर्तियां हम लोगों को प्राप्त होती हैं इस काल से। तो मौर्योत्तर काल में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही और शक्ति का विभाजन हो गया। मौर्योत्तर काल में दो भाग में बट गए। एक हो गया विदेशी शक्तियां, दूसरा हो गए आंतरिक शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में शुंग, कण्व, सातवाहन के अतिरिक्त अदर देन शुंग, कण्व एंड सातवाहन, चेदी डायनेस्टी वाज इन कलिंगा रीजन। कलिंग क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में चेदी थे। और साउथ में तमिल प्रदेश में, इन तमिल रीजन देयर वर 3 रूलर डायनेस्टी, चेर डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी एंड पांड्य डायनेस्टी। तो चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। हाँ नहीं, त्रिपक्षीय युद्ध दूसरा है। त्रिपक्षीय फिर राजपूत काल के बाद आएंगे। आप एंशिएंट को मीडिएवल से मिला दे रहे हैं, ठीक है। मीडिएवल पीरियड जब करेंगे ना, प्री मीडिएवल, तो प्री मीडिएवल में त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था ना हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का उदय होता है। कन्नौज बिकेम द सेंटर ऑफ पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में जो पहले जो पाटलिपुत्र था वो खिसक के कन्नौज चला गया। कन्नौज पर जो अधिकार करेगा संपूर्ण उत्तर भारत उसका होगा। और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था। उसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसमें बंगाली बाबू अधिक लाभ में रहे थे। पाल जो थे वो अधिक लाभ में रहे थे। वो जब आता था ना अटैक करने के लिए राष्ट्रकूट, तो आत्मसमर्पण कर देता था। जैसे जाता था फिर कब्जा कर लेता था। तो वहां हार मान लेता था और जब वो चले जाते थे तो फिर कब्जा कर लेता था। तो पालों को सबसे ज्यादा लाभ मिला। हालांकि शुरू किया था प्रतिहार ने, अंत भी प्रतिहार के पक्ष में गया था, मिहिर भोज के पक्ष में। वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग कर रहे हैं कि मौर्य काल के बाद दो प्रकार की शक्तियों का उदय हुआ। एक विदेशी शक्तियां आई और एक आंतरिक शक्तियों का उदय हुआ। आंतरिक शक्तियों में शुंग के बाद कण्व आए, कण्व के बाद सातवाहन आए। इन तीनों के अलावा दो और शक्तियां, एक तमिल प्रदेश में संगम काल देखा गया जिसमें 3 वंश हैं, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश, ठीक है। और यहां इसके अलावा कलिंग क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में चेदी वंश है। चेदी वंश का सबसे पॉपुलर शासक खारवेल हुआ। खारवेल ने हाथी गुंफा अभिलेख जारी किया था जिसमें पता चलता है कि खारवेल ने जिन की मूर्ति को वापस लाया। खारवेल ने जिन की मूर्ति को वापस लाया जिसे उठा के महापद्मनंद ले गया था। तो जिन की मूर्ति को कलिंग से, ये मगध से वापस लाया था। देखिए, तो इस अभिलेख से 2 जानकारी मिलती है। एक जानकारी मिलती है कि कलिंग से जिन की मूर्ति ले गया कौन, महापद्मनंद। दूसरा, खारवेल लेके आया मगध से। तो ऐसे ही जाकर भगवान की मूर्ति उठा के नहीं ले आएंगे, उसको जीतेंगे तब तो महापद्मनंद ने कलिंग को जीता था और खारवेल ने मगध को जीता था। ये दोनों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये चेदी वंश कहां, कलिंग में है। चेदी वंश का शासक है खारवेल। संगम में चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। चेर वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेनगुटवन है। फिर चोल वंश में देखिएगा करिकाल सबसे इंपॉर्टेंट है। और पांड्य वंश के अंतर्गत ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक दो शासक की चर्चा मिलती है। तो मुख्य रूप से चेर, चोल और पांड्य जो है। पांड्य में एक और पांड्य शासक में उदयन जेरल, जिसके समय में आप देखिएगा कि क्या हुआ था, शिलप्पादिकर्म की घटना हुई थी, त्रासदी हुई थी। वो कहानी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 5 महाकाव्य हैं जिससे हमें इस काल की जानकारी मिलती है। शिलप्पादिकर्म, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, कुंडल केसी, वलयपति, ये 5 महाकाव्य हैं जिससे संगम काल की जानकारी मिलती है। तो संगम काल पे एक क्लास संगम काल पे भी हो जाएगी, जो नेक्स्ट में करेंगे ना मौर्योत्तर काल में। तो मौर्योत्तर काल में एक में
इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर करेंगे और एक में इसको करेंगे। अच्छा देखिए, अब इंटरनल पावर और एक्सटर्नल पावर को थोड़ा देख लेते हैं। इतना क्लियर है सबका? मौर्योत्तर काल में दो प्रकार की शक्तियां, एक विदेशी शक्तियां और एक आंतरिक शक्तियां। आंतरिक शक्तियों में तीन प्रमुख राजवंश के अतिरिक्त, तीन डेवलपमेंट के अतिरिक्त चेदी वंश है कलिंग में, और साउथ में तमिल प्रदेश में संगम काल में तीन वंश है, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश। अब जो फॉरेन अटैक आया, बाहरी शक्तियां आई, विदेशी शक्तियां आई, तो विदेशी शक्तियों में तो इसको ऐसे एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर काल, लेटर मौर्य पीरियड, विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर्स, विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर्स, विदेशी शक्तियां, फॉरेन पावर्स में 4 हैं, 4 हैं, विदेशी शक्तियों में 4 हैं। कौन कौन 4 हैं? तो एक है इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद है सीथियन, सीथियन, देन पर्थियन, पर्थियन एंड देन कुषाण, यूची जनजाति के लोग, कुषाण। अब इसमें याद रखिएगा, इंडो ग्रीक में, इंडो ग्रीक में रूलर है मिनांडर, सबसे इंपॉर्टेंट है मिनांडर। शक में सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि एक नहपान भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्रदामन, रुद्रदामन। पर्थियन में गोंडोफर्निस, गोंडोफर्निस, और कुषाण में कनिष्क, कनिष्क। अच्छा, यहां एक चीज और याद रखना है कि इंडो ग्रीक वेर कॉल्ड हिंद यवन, इंडो ग्रीक को हिंद यवन भी कहते हैं। सीथियन वेर कॉल्ड शक, सीथियन को शक भी कहा जाता है। पर्थियन वेर कॉल्ड पहलव, पहलव। और कुषाण वेर रिलेटेड टू यूची ट्राइब, यूची जनजाति से संबंधित, ये कहा नहीं जाता था, यूची जनजाति। दे वेर कॉल्ड, इंडो ग्रीक वेर कॉल्ड हिंद यवन, सीथियन वेर कॉल्ड शका एंड पर्थियन वेर कॉल्ड पहलवा। मिनांडर वॉज द किंग ऑफ इंडो ग्रीक रूलर। मिनांडर से संबंधित एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो बुक इज रिलेटेड टू मिनांडर। वाइल रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू रुद्रदामन, रुद्रदामन। मिलिंद पन्हो, एक्चुअली मिलिंद, राजा मिलिंद, मिनांडर के लिए मिलिंद शब्द का प्रयोग किया गया। जो मिनांडर शासक आता है भारत में, तो उसको पता चलता है कि बौद्ध भिक्षु है नागसेन, नागसेन। तो ये नागसेन से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। ये जो था मतलब कि स्कॉलर आदमी था, विद्वान आदमी था मिलिंद, मिनांडर। तो सोचा कि उनसे कुछ ज्ञान लिया जाए, कुछ नॉलेज लिया जाए। भेजा राजा, राजा अपनी कनिष्क, यूची, यूची जनजाति, यूची जनजाति। हाँ, पर्थियन के बाद गोंडोफर्निस, गोंडोफर्निस, GONDO, गोंडो, ठीक है, गोंडोफर्निस, FERNISH। तो गोंडोफर्निस। तो ये देखिए, मौर्योत्तर काल में, लेटर मौर्य पीरियड में देयर वेर 4 रूलर डायनेस्टीज, इंडो ग्रीक, सीथियन, पर्थियन एंड कुषाण। इंडो ग्रीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वाज मिनांडर एंड इन सीथियन रुद्रदामन। हालांकि नहपान भी है, इसमें नहपान भी है, एक कादर्मक वंश का है, एक छारात वंश का है। तो शक से संबंधित सारे के बारे में लिखा दूंगा, लेकिन पहले दिमाग में इतना बैठाइए, क्योंकि क्या है ना, लेटर मौर्य पीरियड जो है ना, लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना ना सेक्शन है यहाँ पर, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि इसको ऐसे याद कर लीजिए कि लेटर मौर्य पीरियड में 2 पार्ट हैं, एक विदेशी शक्तियां, एक क्षेत्रीय, एक आंतरिक शक्तियां। आंतरिक शक्तियां में सुंग, कण्व, सातवाहन। इसके अलावा ये, इसके बाद ये आए, इसके बाद ये आए, और सातवाहनों के बाद कुषाणों ने सत्ता की स्थापना की, शासन की स्थापना की, एक बड़े शासन की स्थापना। और कुषाण के बाद गुप्त आए। लेकिन ये सातवाहन कैसे आते हैं? तो मौर्य के बाद सुंग, सुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद सातवाहन। और इधर जो आते गए,
इंडो ग्रीक, सीथियन, पर्थियन। इंडो ग्रीक भारतीय भूभाग में आए थे, कंप्लीट भारतीय क्षेत्र में नहीं आए थे। पंजाब वाला जो क्षेत्र, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, वहां तक उनकी पहुंच बन पाई थी। इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था, लेकिन सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। और सबसे ज्यादा सिक्का गुप्तों ने चलाया था, लेकिन गुप्ता जी जो थे वो मिलावट कर दिए। तो गुप्तों ने क्या किया था? मिलावट कर दिया था। हाँ, वो सातवाहनों, इस समय यह बताता है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हुई थी, इकोनॉमी कोलैप्स हुआ था। तो सातवाहनों ने क्या किया था? सीसा, तांबा, रंगा, प्रोटीन, ये जो कम मूल्य के धातु हैं, उनका सिक्का चला था सातवाहनों ने। और सोने का सिक्का सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था। अब यहाँ पर इंडो ग्रीक के बाद सीथियन है। सीथियन की कई शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी, जिसमें 2 पॉपुलर हुई यहाँ पर, एक वेस्टर्न और एक जो नॉर्दर्न, मतलब पश्चिमी शाखा, और एक उत्तरी शाखा। उत्तरी शाखा जो थी वो मथुरा वगैरह के क्षेत्र में थी, और पश्चिमी शाखा में भी 2 भाग है। एक है जो गुजरात में डेवलप हुआ, कादरमक वंश, और दूसरा उज्जैन में डेवलप हुआ, क्षहरात वंश। कादरमक वंश का था रुद्रदामन, यही है, कादरमक वंश का है रुद्रदामन। और नहपान जो है वो क्षहरात वंश का था, क्षहरात वंश का। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी शक्तियों में 4 प्रमुख हैं, इंडो ग्रीक, सीथियन, पर्थियन, कुषाण। क्लियर? इंडो ग्रीक जो है, इंडो ग्रीक में सबसे महत्वपूर्ण शासक है मिनांडर। मिनांडर जब भारतीय भूभाग में आया तो उसे जानकारी मिली कि एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, उसको बुलाने के लिए सेना को भेजा। सेना को नागसेन ने उत्तर दिया कि बोला कि राजा बुला रहे हैं। तो बोला राजा को हमसे काम है, तो राजा को आने बोलो, हम कहे जाएंगे। तो फिर अगर दूसरा कोई रहता तो बोलता उठा के लिया, लेकिन ये सुलझा हुआ इंसान था, इसने कहा कि ठीक है चलो हम ही जाते हैं। अब देखिए सेना लेके जा रहा है, रथ पे चढ़ के जा रहा है, मुकुट पहने हुए है, मतलब लग रहा है देख के कि राजा आया। मिनांडर हूं? बोला नहीं, मिनांडर तो मुझे दिख नहीं रहा, मुझे तो एक शरीर दिख रहा है, आंख दिख रही है, हाथ दिख रहा है। जिसको तुम रथ कहते हो, रथ कहाँ है? वहां तो छतरी है, घोड़ा है, गाड़ी है, रथ तो नहीं दिख रहा है। मतलब ये कि अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस कोई वैल्यू नहीं है। यानी तुम कौन हो? क्या तुमको पता है तुम कौन हो? क्या तुम ये शरीर हो? तब इसी पर नतमस्तक हो गया, ढेर सारे सवाल किए। उस सवाल का नागसेन ने उत्तर दिया। नागसेन ने देखा कि यह सवाल सामान्य सवाल नहीं है, हर कोई नहीं पूछ सकता है, ये मिनांडर ने पूछा, ये जनहित में जारी होने चाहिए। तो इसको उन्होंने क्या किया? लिपिबद्ध कर दिया। और यही प्रश्न उत्तर जो है, यही मिलिंद पन्हो है, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद के प्रश्न, तो ये मिलिंद पन्हो पुस्तक में है। क्लियर? तो विदेशी शक्तियों में सबसे पहले इंडो ग्रीक आए, जिसको हिंदी यवन भी कहते हैं। इंडो ग्रीक में मिनांडर है, मिनांडर से संबंधित पुस्तक मिलिंद पन्हो है, जो मिलिंद और नागसेन, मिलिंद और भारतीय ग्रंथों में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप है, नागसेन के बीच वार्तालाप है। हाँ, इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद क्या? बौद्ध, हाँ, क्या बौद्ध पाठ? हाँ, एक बौद्ध ग्रंथ ही है, मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है, बुद्ध बुक है, ठीक है। और इसके बाद याद रखिए रुद्रदामन से संबंधित जो है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, अभी मैंने क्या कहा, भारत में शकों की 2 शाखाएं पॉपुलर हुई, मतलब नहीं, शकों की पश्चिमी शाखा अधिक पॉपुलर हुई। और पश्चिमी शाखा में, शक के पश्चिमी शाखा में 2 वंश हुए, एक हुआ कादरमक वंश, और दूसरा हुआ क्षहरात वंश, क्षहरात वंश। और कादरमक वंश का शासक कौन था? रुद्रदामन। ये अभी हम लोगों ने देखा, रुद्रदामन क्षहरात कादरमक वंश का था, और नहपान था क्षहरात वंश का, नहपान था क्षहरात वंश का। रुद्रदामन की पुत्री से विवाह हुआ था वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी का, जो सातवाहन शासक था, सातवाहन शासक का उसका विवाह हुआ था रुद्रदामन की पुत्री से। तो यहां पर याद रखेंगे
सीथियन में रुद्रदामन, रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की चर्चा है। सुदर्शन झील कहाँ था? गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत कहाँ है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त ने, और उसकी मरम्मती करवाई थी रुद्रदामन के समय में सुविशाख ने। और सुविशाख कौन था? तो सुविशाख सौराष्ट्र का गवर्नर था। सौराष्ट्र का गवर्नर सुविशाख ने सुदर्शन झील की मरम्मती करवाई थी। कि देयर वाज अ लेक, सुदर्शन लेक ऑन गिरनार माउंटेन which was constructed by Pushyagupta in the period of Chandragupta Maurya, and it was repaired by Suvishak in the period of Rudradaman. Suvishak was the governor of Saurashtra. Saurashtra का गवर्नर था। क्लियर? We come to know about that lake by जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग सुदर्शन झील के बारे में जानते हैं। और पर्थियन में गोंडोफर्निस है। एक पर्थियन शासक जिसकी चर्चा मतलब कि भारत में हुआ था वो माउस कहलाया। माउस या मगस भारत में पर्थियन शासक था। और पर्थियन शासक में पहला में सबसे पॉपुलर, सबसे जो प्रचलित था वो गोंडोफर्निस था। अब कुषाण के अंतर्गत कुषाण वंश के बारे में विस्तार से पढ़ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में इतना ही रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में भी मौर्योत्तर को अच्छे से स्ट्रक्चर बना करके बताऊंगा। अभी इस केवल इंट्रोडक्शन दे दिया। हाँ ठीक है, बोलिए। नहीं, नापान का गुजरात में नहीं। गुजरात में शासन था इसका रुद्रदामन का, और नापान का जो था उज्जैन वाला क्षेत्र, नहीं एक मिनट, नासिक वाला क्षेत्र में था। नापान का था नासिक वाला क्षेत्र में, और उज्जैन में था इसका रुद्रदामन का। हाँ, उज्जैन में था रुद्रदामन का और नासिक में था नापान का। और उज्जैन से ही ये गुजरात वाला भी एरिया इसने कब्जा किया था। मतलब गुजरात का एरिया भी इसी के अंतर्गत था, सौराष्ट्र इसी के अंतर्गत था। क्लियर? हम नेक्स्ट क्लास में करूंगा। अभी केवल आज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और अगले क्लास में इसको और विस्तार से पढ़ना है। इस पर फिर स्ट्रक्चर बना के आंतरिक शक्तियां, बाह्य शक्तियां, ओवरऑल, तो उसमें थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे, फटाफट में करते जाएंगे। एक बार नोट्स भी आप लोग पढ़ लीजिएगा और मजा आएगा। क्लास में पूरी तरह से याद ही हो जाएगा नोट्स जब पढ़े रहिएगा तो। ठीक है, इतना ही रखते हैं।